Hello and welcome to Crux of SST. This is Chandan Kumar Jha. I am going to take the classes on nationalism in Europe. हम नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ेंगे और इसमें मैंने कुछ इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था और अभी हम नेशनलिज्म को समझेंगे हम कि नेशनलिज्म क्या होता है। और मैंने उस दिन पढ़ा था कि नेशनलिज्म एक प्रकार का आइडियोलॉजी, इट इज़ ए काइंड ऑफ आइडियोलॉजी इन विच पीपल शोज द एफिनिटी टुवर्ड्स ओन नेशन, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक प्रकार का एक विचारधारा है। मैंने उस दिन बताया था कि कोई भी वर्ड्स ISM से खत्म होता है तो वो आइडियोलॉजी होता है। मैंने उस दिन प्रीवियस क्लासेस में बता दिया था। नेशनलिज्म के मोटे तौर पे बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मुख्य रूप से 3 ठो का चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं जाएंगे। नेशनलिज्म के जो टाइप है मैं उसमें आ रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा यहाँ पे सिविक नेशनलिज्म, एथनिक नेशनलिज्म, एंड कल्चरल नेशनलिज्म। अब यहाँ पर हमको पढ़ने, ये इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे क्या मेरा उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ रीडिंग दिस चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर मैं मोटे तौर पे मैं बोलूँ अगर, तो मुझे सिर्फ ये पढ़ना है कि जो यूरोप में नेशनलिज्म आया, जो राष्ट्रवाद आया, कि लोग जो इंटीग्रिटी की, लोगों में जो स्पिरिट ऑफ इंटीग्रिटी डेवलप हो गया, उसके कारण ही वहाँ पर नए नए राष्ट्रों का उदय होने, राइज ऑफ न्यू नेशन लाइक एज जर्मनी, इटली, उसका जो यूनिफिकेशन पढ़ना। मुख्य रूप से मुझे इस चैप्टर में ये पढ़ना है, जो एसेंस ऑफ दिस चैप्टर इज वी हैव टू स्टडी अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड द इटली। हमको बस इसमें यही पढ़ना है, लेकिन हम पहले समझ लेते हैं कि सिविक नेशनलिज्म, एथनिक नेशनलिज्म एंड कल्चरल नेशनलिज्म क्या होता है। इसको समझ लेते हैं कि मैंने बोल दिया उस दिन कि नेशनलिज्म जो होता है, नेशनलिज्म एक प्रकार का आइडियोलॉजी है जिसमें एक लोग अपने राष्ट्र के प्रति एफिनिटी दिखाते हैं, डेडिकेशन दिखाते हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ आइडियोलॉजी इन विच पीपल शोज द एफिनिटी, डेडिकेशन, पैट्रियोटिज्म टुवर्ड्स ऑन नेशन। ये हुआ नेशनलिज्म। अब मैं पढ़ रहा हूँ सिविक नेशनलिज्म, एथनिक नेशनलिज्म एंड कल्चरल नेशनलिज्म। अब ये जो सिविक नेशनलिज्म होता है कि जब लोग when peoples are being integrated, when they are seeing themselves as a integrated on the basis of their demand, जब डिमांड के आधार पर जब सारे लोग एक हो जाते हैं तो उसको मैं सिविक नेशनलिज्म बोलता हूँ। कि जब डिमांड लोगों का एक हो जाता है, डिमांड आर बीइंग सिमिलर, ड्यू टू बीइंग डिमांड सिमिलर, तो वो हो जाता है सिविक नेशनलिज्म। उसके बाद एथनिक नेशनलिज्म। एथनिक नेशनलिज्म को समझने से पहले हमको समझना है एथनिक ग्रुप को। तो मैं 2 टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक एथनिक ग्रुप है और दूसरा है मेरा आइडेंटिटी। इस चीज़ को हमको यहाँ समझना है। एथनिक ग्रुप क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल्स इन विच पीपल्स हैव सम काइंड ऑफ सिमिलरिटी। जैसे किसी का टाइटल मिल गया, किसी का लैंग्वेज मिल गया, किसी का हाइट मिल गया, नहीं तो वो एक प्रकार का ग्रुप बन गया, ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया, वो है एथनिक ग्रुप हो गया। आइडेंटिटी क्या होता है? मतलब इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इन विच पीपल shows affinity in which will have some kind of similarity। मतलब ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें, ग्रुप ऑफ पीपल है, इतनी ग्रुप का मतलब ये कि ये ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें कि बहुत सारे लोगों के बीच कुछ प्रकार का सिमिलरिटी आ जाएगा। जैसे कि किसी का टाइटल मैच कर जाना, किसी का कल्चर मैच कर जाना, किसी का हाइट मैच कर जाना, ये एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है बहुत सारे लोगों का, वही इसका इतने ग्रुप कहलाता है। अब है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? इट इज़ द बेस ऑन दैट बेसिस समवन इज आइडेंटिफाइड। इट इज़ अ बेस ऑन दैट बेसिस सम पीपल्स आर रिकॉग्नाइज्ड। मतलब वो एक ऐसा बेस है जिस आइडेंटिटी का मतलब कि वो एक ऐसा बेस है जिसके आधार पर कोई आदमी
जाना जाता है, किसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो हो गया इथनिक ग्रुप। आगे कल्चरल नेशनलिज्म का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति जो अपनी कल्चर के हिसाब से यूनाइट होता है, उसको मतलब कल्चर के ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर पीपल्स हैविंग ए डेवलपमेंट ऑफ when peoples have the same kind of culture, after that they source after that they being integrated, मतलब कल्चर के आधार पे जब लोग इंटीग्रेट होते हैं वो कल्चरल नेशनलिज्म हो गया। ये मुझे नेशनलिज्म का मैं मोटे तौर पे एक समझ लिया कि 3 प्रकार का नेशनलिज्म हो गया। सिविक नेशनलिज्म में मैंने बोला कि डिमांड जिसका सेम हो गया वो सिविक नेशनलिज्म हो गया। इथनिक नेशनलिज्म में मैंने पढ़ा कि जिसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सम काइंड ऑफ सिमिलरिटी। इथनिक नेशनलिज्म से बनता है जो इथनिक ग्रुप, फिर मैंने पढ़ा इथनिक नेशनलिज्म को मैंने डिफाइन नहीं किया। इथनिक ग्रुप का मतलब हो गया इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल्स इन विच पीपल हैव सम काइंड ऑफ सिमिलरिटी। एग्जाम्पल के लिए किसी का टाइटल मिल गया, किसी का हाइट मिल गया, किसी का वेट मिल गया, किसी का मतलब बोलने का शैली मिले, मतलब किसी का कलर मिल गया, तो वो एक प्रकार का ग्रुप का फॉर्मेशन करता है जिसको इथनिक ग्रुप करते हैं। और यहाँ पर इथनिक ग्रुप का मतलब इथनिक नेशनलिज्म का मतलब होगा कि जो आदमी इंटीग्रेट होते हैं लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और द ऑन द बेसिस ऑफ इथनिसिटी। तो इथनिसिटी का मतलब होता है जातीयता। इथनिसिटी के कारण जब लोग एक होता है तो ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो ये मैंने इथनिक नेशनलिज्म को मैंने पढ़ा। अब इथनिक नेशनलिज्म के बाद इथनिसिटी आता है, मतलब मैंने इथनिसिटी बता दिया। इथनिसिटी का मतलब कि जातीयता, कि जब लोग जाति के आधार पे इंटीग्रेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, व्हेन पीपल्स आर बीइंग इंटीग्रेटेड, दैट इज कॉल्ड इथनिसिटी। ये मैंने इथनिसिटी पढ़ लिया। ये मैंने जो टाइप्स है नेशनलिज्म का ये पढ़ा। अब मुझे पढ़ना है कि नेशनलिज्म जो होता है, ये नेशनलिज्म तो मैंने पढ़ लिया, इसका डेफिनेशन में जहाँ समझ गया कि सबको पता हो गया कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करना, कि इट इज ए काइंड ऑफ आइडियोलॉजी इन विच पीपल shows the dedication or the love or the patriotism towards one nation, that is called nationalism। लेकिन हम ये पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म का ये जो नेशनलिज्म यूरोप में आया इसका क्या आउटकम्स रहा, मुझे ये भी पढ़ना है कि इसका 2 प्रकार का आउटकम्स आया। ठीक है, एक तो पॉजिटिव आउटकम्स भी आया। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म। एक तो मुझे ये पढ़ना कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़े, तो सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट को हम पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रवाद आया तो उसके कारण इसका पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि यूरोप के बहुत सारे राष्ट्र में एक प्रकार का स्पिरिट ऑफ इंटीग्रिटी डेवलप हो गया, क्योंकि नेशनलिज्म का मतलब ही होता है कि इट इज ए काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ इंटीग्रिटी। एक प्रकार का इंटीग्रिटी का भावना, स्पिरिट ऑफ इंटीग्रिटी है नेशनलिज्म, मतलब स्पिरिट ऑफ इंटीग्रिटी है। तो पॉजिटिव इंपैक्ट इसका ये होगा कि नए नए राष्ट्र का उदय हुआ। नहीं, जैसे कि इटली का जन्म हुआ, मतलब इटली का यूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट में आ गया कि अगर वहाँ पे नेशनलिज्म यूरोप में नहीं आता तो इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन भी नहीं होता, सीधी बात है। तो नए नए राष्ट्र का जो राइज अप हुआ या नए नए राष्ट्र एग्जिस्टेंस में आया, वो क्यों आया? क्योंकि नेशनलिज्म वहाँ पे यूरोप में आया इसलिए। ये तो पहला कि पहला मैं अगर लिखूँ यहाँ पे पॉइंट डाल करके राइज अप ऑफ या वर्थ ऑफ न्यू नेशन, नए नए राष्ट्र का उदय होना। तो जैसे कि इटली और जर्मनी का एग्जाम्पल में अगर मैं लिख लूँ तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा इटली और जर्मनी का, मैं जो ये पढ़ूंगा इस पूरे चैप्टर का एसेंस ही मुझे पढ़ना है। कि अगर हमको सीधे कहें कि अगर टू द पॉइंट सीधे या लास्टली हमको ख़त्म करना पड़े तो हमें सिर्फ नेशनलिज्म जो ये पढ़ रहे हैं या इतना जो ग्राउंड में बांध रहा हूँ, इसका मुझे पढ़ने के पीछे मेरा एक ही पर्पस है इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे, कि मुझे जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन पढ़ना है, बस और कुछ नहीं मुझे पढ़ना है। तो ये हो गया नए नए नेशन का इटली और जर्मनी, इसका क्या हो गया? उदय होना। दूसरी बात कि वहाँ बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म जो बहुत सारे राष्ट्र में एक प्रकार का जैसे कि हमारे यहाँ के जो मैसूर के जो शासक है टीपू सुल्तान, मतलब इससे इंस्पायर होकर के जो नेशनलिज्म यूरोप में तो जो था चल रहा था, उससे इंस्पायर होकर टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब का सदस्यता ग्रहण किया था। दे टेकन द मेंबरशिप ऑफ द जैकोबिन क्लब, उसका स्थापना करके जैकोबिन क्लब का मेंबरशिप ले लिया। ये टीपू सुल्तान हो गए।
और ये दूसरा हो गया कि बहुत सारे जो कुछ जो रिलीजियस मूवमेंट जो चल रहा था हमारे यहाँ उस समय, धार्मिक सुधार आंदोलन धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था, उस समय बहुत सारे आदमी इस स्पिरिट ऑफ इंटीग्रिटी से इंस्पायर होकर के बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्मर जो धर्म सुधार आंदोलन के जो व्यक्ति थे जो उससे जुड़े हुए थे, वो उसको बहुत ज़्यादा और इनकरेज करने लगे, उस आंदोलन को और तेज करने लगे। ये हो गया। उसके बाद बहुत सारी जो कॉलोनियल जो नेशन था, कॉलोनियल नेशन इट मीन्स दैट कि जो नेशन उस समय कॉलोनाइज था, मतलब जो किसी का उपनिवेश हुआ करता था, जो किसी का गुलाम हुआ करता था, वो नेशन स्वतंत्र हुआ। मतलब इसमें उसमें भी एक प्रकार का स्पिरिट ऑफ इंटीग्रिटी आ गया। इसको देख करके, क्योंकि यूरोप में नेशनलिज्म को जब देखा तो उसको उसमें एक प्रकार का स्पिरिट ऑफ इंटीग्रिटी आ गया। स्पिरिट ऑफ इंटीग्रिटी के कारण वो जो कॉलोनियल रूल है उससे स्वतंत्र होने की एक भावना, वहाँ पे देयर इज ए डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ बीइंग इमेंसिपेटेड फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स और फ्रॉम द रूल ऑफ द पावरफुल कंट्री। कोई पावरफुल व्यक्ति जो हम पर शासन कर रहा था, जो कोलोनाइजेशन था, जो कॉलोनी बन के था, जो उपनिवेश बना के रखा हुआ था, खासकर मैं बोला औपनिवेशिक शासन जो खत्म होगा, इसका एंडिंग होगा या एंडिंग हुआ, इस प्रकार का डेवलपमेंट जो है वो नेशनलिज्म से इंस्पायर्ड था। कि जैसे कि एशिया में खासकर बहुत ज़्यादा जो अफ्रीका और एशिया, खासकर जो अफ्रीका है, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा स्लेव्स हुआ करता था, गुलाम हुआ करता था, और एशिया और अफ्रीका इस नेशनलिज्म जो यूरोप का नेशनलिज्म उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और यहाँ के आदमी मतलब वहाँ पर एक प्रकार का स्पिरिट ऑफ इंटीग्रिटी डेवलप हो गया, और डेवलप होने के बाद वो सारा राष्ट्र एक प्रकार का मूवमेंट करने लगा, एक प्रकार का आंदोलन करने लगा। और उस आंदोलन के बाद क्या हुआ कि वो राष्ट्र अल्टीमेटली अंततः एट द लास्ट दे गॉट द फ्रीडम। वो लास्टली वो क्या हो, फ्रीडम, धीरे धीरे करके वो ये मतलब फ्रीडम प्राप्त, गॉट द फ्रीडम। ये हो गया। ये मैंने पढ़ा, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया राष्ट्रवाद का। लेकिन अब इसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है कि राष्ट्रवाद, ये बड़ा स्ट्रेंज क्वेश्चन यहाँ पर हो गया कि राष्ट्रवाद का क्या निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ये तो बड़ा स्ट्रेंज, इट इज ए वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन बिकॉज नेशनलिज्म इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, नेशनलिज्म इज ऑलवेज फ्रूटफुल, ये हमेशा अच्छा होता है। नेशनलिज्म इज ऑलवेज एडवांटेजेस बिकॉज इट इज ए काइंड ऑफ इंटीग्रिटी, बिकॉज इट टेल्स मी अबाउट द इंटीग्रिटी, ये हमको यूनिटी के बारे में बताता, नहीं तो यूनिटी कभी भी खराब नहीं होता। तो ये हमने जो क्वेश्चन पूछा कि नेशनलिज्म का कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, तो वो कैसे, नहीं तो पहले हमको इसको पढ़ने से पहले, नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ने से पहले हमको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव जहाँ है उसी पे हम नेगेटिव इम्पैक्ट लिख देते हैं। सबसे पहले नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या हो गया कि दो यहाँ पे सबसे मोटे तौर पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट नेशनलिज्म का आया था, नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि अगर नेशनलिज्म ने, बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म, जो नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पे आया, तो बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म देर इज बिकॉज ऑफ द नेशनलिस्टिक टेंडेंसी, मतलब राष्ट्रवादी एक टेंडेंसी के कारण वहाँ पे साम्राज्यवादी इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी डेवलप हो गया। अब ये क्या होता है, दो टर्म मैंने बोला कि नेशनलिस्टिक टेंडेंसी मतलब जो लोग में एक प्रकार का टेंडेंसी ऐसा डेवलप हो गया कि हम पूरे राष्ट्र में एक यूनाइट है, एक इंटीग्रेटेड है। ये जो नेशनलिज्म का जो भावना आया लोगों में, उस नेशनलिस्टिक टेंडेंसी के कारण लोगों में इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी आ गया, मतलब वो एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति उसमें डेवलप हो गया, जिसके कारण अल्टीमेटली जो है वर्ल्ड वॉर जो हुआ है वो उसी के कारण हुआ। अगर ये नेशनलिज्म नहीं आता, नेशनलिस्टिक टेंडेंसी डेवलप नहीं होता, अपने राष्ट्र के प्रति बहुत ज़्यादा लोग यूनाइट नहीं होता, अपने राष्ट्र के प्रति बहुत ज़्यादा सोचने नहीं लगता, ओवर थिंकिंग नहीं करता अपने राष्ट्र के प्रति, तो वो क्या होता, वो वहाँ पे जो इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी वो डेवलप नहीं होता। और फिर जो युद्ध होता है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो भी होता है, वो बस कुछ नहीं है, वो इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी को एग्जीक्यूट करने के लिए ही राष्ट्र एक दूसरे पर अटैक कर रहा है कि मेरा डिज़ाइन, इंपीरियलिस्टिक डिज़ाइन जो है वो चले। एक तो ये हो गया। दूसरा नैरो नेशनलिज्म, बिकॉज ऑफ, पहला मैंने क्या बोला नेगेटिव इम्पैक्ट में कि नेगेटिव इम्पैक्ट उसका ये हुआ कि इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी डेवलप हो गया, मतलब राष्ट्रवाद के कारण उसमें साम्राज्यवाद का जन्म हुआ, ये मैंने बोला पहला नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे है कि अगर राष्ट्रवादी तत्व वहाँ पे अगर वो एलिमेंट्स जो नेशनलिस्टिक टेंडेंसी है वो अगर डेवलप नहीं होता लोगों में, तो वहाँ पर इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी भी नहीं आता, और इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी नहीं आता तो एक राष्ट्र, इंपीरियलिज्म ही यही होता है कि कोई एक पावरफुल नेशन जब वीकर नेशन पर
अटैक करता है, तो इसको ही उसी को हम इंपीरियलिज्म या इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी कहते हैं। तो नेशनलिस्टिक टेंडेंसी, अगर नेशनलिस्टिक टेंडेंसी डेवलप हो गया नेशनलिज्म के कारण, और जब नेशनलिस्टिक टेंडेंसी डेवलप हो गया तो वहाँ पे इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी डेवलप हो गया। जब इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी डेवलप हो गया उसी के कारण वो वहाँ के जितने भी राष्ट्र हैं सब अपने से छोटे राष्ट्र पर, अपने से वीकर नेशन के ऊपर वो अटैक करके, इन्वेड करके उसके हर एक रिसोर्स को ऑक्यूपाई करना, हर उसके एरिया को ऑक्यूपाई करना इनिशिएट कर दिया। तो ये निगेटिव हो गया। दूसरी चीज़ मैंने बोला कि नैरो नेशनलिज्म होता है, नैरो नेशनलिज्म या अल्ट्रा नैरो नेशनलिज्म, मतलब ये नेगेटिव इम्पैक्ट में आता है कि अगर नेशनलिज्म नहीं आता तो नैरो नेशनलिज्म नहीं आता। नैरो नेशनलिज्म बोलो या अल्ट्रा नेशनलिज्म बोल दो, हम इसका अल्ट्रा नेशनलिज्म भी इसको मैं दूसरा नाम दे सकता हूँ, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, नेशनलिज्म का मतलब, नैरो नेशनलिज्म का ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया कि अगर नेशनलिज्म नहीं आता, तो अगर नेशनलिज्म नहीं आता तो नैरो नेशनलिज्म नहीं आता। नैरो नेशनलिज्म होता क्या है पहले वो समझ, या अल्ट्रा नेशनलिज्म कि सिर्फ अपने राष्ट्र के बारे में सोचना, वो क्या कहलाता है? नैरो नेशनलिज्म कहलाता है। या अल्ट्रा नेशनलिज्म कहलाता है कि ओनली आई विल थिंक्स अबाउट माय ओन नेशन, वी हैव नॉट टू थिंक अबाउट अदर नेशन, हमको दूसरे राष्ट्र के बारे में सोचना ही नहीं है। नहीं, तो ये हो गया नैरो नेशनल, मतलब कोई भी ऑल द एक्टिविटी, व्हाट एवर द एक्टिविटी विच इज गोइंग टू कंप्लीट बाय द नेशन, मतलब कोई भी एक्टिविटी किसी भी राष्ट्र के द्वारा जो अकम्प्लिश किया जा रहा है या पूरा किया जा रहा है, वो लोग क्या करते हैं कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन तैयार रखें, उसका कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे देश के हित के लिए, मेरे देश के वेलफेयर के लिए, मेरे देश की भलाई के लिए, मैं मतलब मेरा जो भी एक्टिविटी है मैं वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे देश के हित के लिए। तो इसीलिए वो वहाँ पर एक प्रकार का नैरो नेशनलिज्म का डेवलप हो गया, ये भी गलत हो गया। और अल्ट्रा नेशनलिज्म मतलब वो राष्ट्र खुद पे आ गया, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तो ये नैरो नेशनलिज्म और अल्ट्रा नेशनलिज्म, ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट में आ जाता है कि अगर नेशनलिज्म नहीं आता तो वहाँ पर इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी डेवलप नहीं होता। अगर इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी मतलब नेशनलिज्म के कारण नेशनलिस्टिक टेंडेंसी डेवलप हुआ, अगर नेशनलिस्टिक टेंडेंसी डेवलप नहीं होता तो इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी डेवलप नहीं होता। तो इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी डेवलप क्यों हुआ? नेशनलिज्म के कारण। तो नेशनलिज्म के कारण जब हुआ नेशनलिस्टिक टेंडेंसी डेवलप, मतलब इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी डेवलप, जिसके कारण क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वो सब इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी के कारण हुआ। और नैरो नेशनलिज्म मैंने बोला कि राष्ट्र अपने हित के बारे में सोचने लगना, दूसरे राष्ट्र के बारे में नहीं सोच रहा है, उसको बोलते हैं नैरो नेशनलिज्म या अल्ट्रा नेशनलिज्म। तो समटाइम्स जब ये होता है, ऐसा कहा जाता है कि समटाइम्स मतलब ऑलवेज इट इज नॉटेड दैट नेशनलिज्म इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव, बट समटाइम्स इट प्लेज द रोल ऑफ डिस्ट्रक्टिव रोल, मतलब कभी कभी ये गलत भी हो जाता है। तो मैंने जो नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ा राष्ट्रवाद के बारे में, ये तो पढ़ लिया, और फिर मुझे ये जो यहाँ पे पढ़ना, एक शब्द आता है जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ अभी, कि जो मैंने यहाँ पे बोला कि जो नेशनलिज्म कभी कभी कंस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव क्या होगा कि क्योंकि जब किसी राष्ट्र का अप्रोच, क्योंकि दो प्रकार का, हम ऐसा जानते हैं कि अप्रोच दो प्रकार का होता है, और मैं एक शब्द यहाँ पे लिखने वाला था अभी। अप्रोच दो प्रकार का होता है, एक अप्रोच होता है एक्सक्लूसिव अप्रोच, और एक होता है इंक्लूसिव अप्रोच। जब किसी का अप्रोच, किसी राष्ट्र का अप्रोच एक्सक्लूसिव का मतलब क्या, एक्सक्लूजन का मतलब क्या, एक्सक्लूड करना, मतलब छोड़कर। एक्सक्लूसिव अप्रोच का मतलब किसी नेशन का जब अप्रोच, किसी नेशन का जो ग्रिप है या पकड़ जो है, या जो उसका थिंकिंग जो है, कि जब सबको छोड़ने की हो जाए, सबको छोड़ के चले, उसको सिर्फ अपने आप के बारे में सोचना, जो टेंडेंसी मतलब सेल्फ सेंट्रिक टेंडेंसी डेवलप हो जाए, उसी को मैं बोलते हैं एक्सक्लूसिव अप्रोच। और इंक्लूसिव अप्रोच का मतलब हो गया कि सबको साथ लेकर के चलना। तो ये हुआ इंक्लूसिव टेंडेंसी या इंक्लूसिव अप्रोच। जब किसी राष्ट्र में इंक्लूसिव टेंडेंसी डेवलप होता है, या जब कोई नेशन इंक्लूसिव अप्रोच लेता है, तो वो उसके लिए कंस्ट्रक्टिव हो जाता है।
लेकिन जब कोई राष्ट्र एक्सक्लूसिव अप्रोच बनाता है या वहाँ के कोई राष्ट्र में जो आदमी वहाँ पे रहते हैं, नेशन में जो सिटीजन रहते हैं, नेशन में जो वहाँ के नागरिक रहते हैं, जो वहाँ पे पर्सन, एनी पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन दैट नेशन, इफ दे हैव अ एक्सक्लूसिव टेंडेंसी, दे हैव डेवलप्ड द एक्सक्लूसिव टेंडेंसी, देन इट प्लेज द रोल ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट के रूप में वो क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन अगर वही रोल मतलब अगर सारा उसमें डेवलप ये हो गया कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, मेरा अगर टेंडेंसी इंक्लूसिव अप्रोच का हो गया, तो क्या हो जाएगा वो कि उसके कारण क्या होता है कि तब वो राष्ट्र के लिए कंस्ट्रक्टिव हो जाता है। बस इतनी ही बात है इसमें, ये टेंडेंसी डेवलप हो जाता है उसके कारण। फिर मैं एक शब्द यहाँ पे लिखने वाला था कि एक सॉविनिज्म, एक वर्ड आता है, ठीक है, मैं उसको लिख रहा हूँ वहाँ पे, सॉविनिज्म, CHAUVINISM, सॉविनिज्म। इसको सॉविनिज्म पढ़ते हैं, सॉविनिज्म। एक सॉविनिज्म एक शब्द आता है, सॉविनिज्म का मतलब इट इज ए बिलीफ इन विच, इट इज ए काइंड ऑफ बिलीफ। सॉविनिज्म है क्या, क्योंकि ये भी एक प्रकार का वर्ड है जो ISM से एंड हो रहा है, तो ये तो समझ अंडरस्टूड ही है कि एनी वर्ड्स विच इज एंडिंग, बिकॉज in the first classes I already told you about the words of nationalism. It means that any words which is ending with ISM, that is a kind of ideology. It is obvious that it is also a kind of ideology. It is a kind of belief, एक प्रकार का ऐसा belief है कि जिसमें लोग ये सोचते हैं कि I am better than other one. ये हो गया सॉविनिज्म हो गया, इसी को सॉविनिज्म कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को सोचता है, या इट इज ए काइंड ऑफ बिलीफ इन विच पीपल थिंक्स दैट आई एम बेटर देन अदर वन। या कोई राष्ट्र भी ऐसा सोच सकता, ये व्यक्ति की भी बात करता, कोई राष्ट्र भी ऐसा सोच सकता है कि मेरा राष्ट्र महान है, जैसे इंडिया इज अ ग्रेट, हम बोलेंगे इंडिया ग्रेट है और दूसरा राष्ट्र ग्रेट नहीं है, नहीं। तो एक प्रकार का सॉविनिज्म का जो टेंडेंसी डेवलप हो गया, एक प्रकार की ये भी एक अल्ट्रा नेशनलिज्म हो गया। सॉविनिज्म क्या हुआ, एक प्रकार का अल्ट्रा नेशनलिज्म हो गया, मतलब वो सेंट्रिक हो जाना हुआ, मतलब नेशन अपने के बारे में ही सोच रहा है। तो ये सॉविनिज्म का मतलब ये हो गया कि इट इज ए बिलीफ इन विच पीपल्स थिंक्स दैट आई एम बेटर देन अदर वन। इट इज ए, या नेशन की बात आएगा तो उसमें क्या होगा, वो नेशन सोचेगा कि आई एम बेटर देन अदर नेशन, नहीं। या जैसे कोई आदमी साइंस पढ़ता है तो वो कहेगा कि साइंस बहुत मस्त सब्जेक्ट है, नहीं। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट है ना, या साइंस के कोई टीचर वो बोलेंगे साइंस तो बहुत रिवेटिंग सब्जेक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट है। तो या कोई SST के टीचर वो बोलेंगे SST बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। कोई मैथमेटिक्स टीचर पढ़ाते हैं तो वो क्या कहेंगे, मैथमेटिक्स के इतना अच्छा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो ये हुआ सॉविनिज्म का भावना डेवलप हो जाना, स्पिरिट ऑफ सॉविनिज्म अगर डेवलप हो जाता है, एक प्रकार का अप्रोच वो हो गया, एक्सक्लूसिव अप्रोच हो गया या सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच हो गया, मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा हूँ, ऐसा डेवलप हो जाता है। तो ये हो गया। तो हमने नेशनलिज्म पढ़ा, नेशनलिज्म का टाइप्स पढ़ा, फिर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि नेशनलिज्म जो होता है ना, मैं यूरोप में नेशनलिज्म पढ़ रहा हूँ, तो मैं चैप्टर पे आ जाता हूँ। मैं अभी तक क्या बांधा, ये ग्राउंड बांध रहा था, मैं ग्राउंड समझा रहा था कि कैसे क्या क्या थोड़ा मतलब उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, मैं वो समझ रहा था। अब मैं पढ़ रहा हूँ यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो मुझे ये पढ़ना है कि जो सेंट्रल यूरोप है, ये ध्यान से हमको समझना है कि सेंट्रल यूरोप जो है वो, और मतलब सेंट्रल यूरोप का मतलब जो मध्य यूरोप है वो, और फिर जो ईस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप जो है वो, इस दोनों जगह पर मतलब जो पूर्वी यूरोप है और जो मध्य यूरोप है, यहाँ पर डेस्पोटिक मोनार्की था। डेस्पोटिक मोनार्की था मतलब निरंकुश राजशाही था, मतलब वहाँ पे कोई अंकुश नहीं था। और ये इस यहाँ पर निरंकुश राजशाही मोनार्की तो था, लेकिन किस साम्राज्य का, वहाँ पे एक साम्राज्य वर्क कर रहा था, मतलब वहाँ पे उस साम्राज्य का नाम था हैप्सबर्ग एम्पायर। हैप्सबर्ग एम्पायर ये काम कर रहा था वहाँ पे, उसी के अंतर्गत ये शासन चल रहा था वहाँ पर, हैप्सबर्ग एम्पायर के अंतर्गत। लेकिन हैप्सबर्ग एम्पायर के अंतर्गत ये चला, लेकिन वहाँ पर सारे लोगों का क्या था, लैंग्वेज अलग था, लाइफ स्टाइल अलग था, एंड डिफरेंट काइंड्स, बिकॉज ऑफ देयर इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज, पीपल सर नो, देयर इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल। लोगों का जीवन शैली अलग था, उसके बाद उसका भाषा अलग था, रहने का तौर तरीका अलग था, सोचने का विचार वो भी अलग था। लेकिन डिस्पाइट ऑफ बीइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिमिलरिटी, डिस्पाइट ऑफ बीइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, वहाँ पे अलग अलग प्रकार का डिफरेंस था। अब कैसे डिफरेंस वो भी मैं समझ लेता हूँ
कि ये जो हैप्सबर्ग एम्पायर है, जो ऑस्ट्रिया के जो था, ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रिया का जो राजा मेटरनिक है, उस समय वो बहुत ज़्यादा उनका बोलबाला था। मैं उसके बारे में, मेटरनिक के बारे में पूरा लंबा पढ़ूंगा अभी आगे। तो हम अभी हैप्सबर्ग एम्पायर की बात आता हूँ। तो ये इसमें क्या था, जो सेंट्रल यूरोप ईस्टर्न यूरोप में क्या आता है कि जो कुछ पार्ट्स है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जैसे टिरोल, सुडेटेनलैंड, बोहेमिया, ये सारे जगह के आदमी जो है ना वो जर्मन भाषी थे, जर्मन स्पीकिंग पीपल है, जर्मन स्पीकिंग पीपल है। लेकिन जो लोम्बार्डी वेनेशिया के आदमी हैं, लोम्बार्डी और वेनेशिया का आदमी है, वो बोलते थे क्या, इटालियन भाषा बोलते थे, इटालियन लैंग्वेज स्पीक करते थे। हंगरी की जो वहाँ का हंगरी का जो पॉपुलेशन है वो मैग्यार भाषा बोलता था। मतलब इतना हम क्या देख रहे हैं कि हर एक जगह के आदमी का भाषा अलग अलग है। मतलब कम्युनिकेशन होने का तो कोई चांस ही नहीं बन रहा है कि जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन ही नहीं बनेगा तो इंटीग्रिटी कैसे होगा। जब मेरा कहा हुआ बात जब दूसरे तक पहुंचेगा ही नहीं, हम जो कह रहे हैं दूसरा वो समझेगा ही नहीं, तो इंटीग्रिटी कैसे डेवलप हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। कि ये तो बेसिक चीज़ है ना। इंटीग्रेट होने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है, कम्युनिकेशन बनना चाहिए। एक दूसरे, हम जो कह रहे हैं वो दूसरे तक पहुंचना चाहिए, या वो जो कह रहा है वो भाषा हम समझे और मेरी भाषा वो समझे, तो वहाँ पर इंटीग्रिटी तब डेवलप होता है। लेकिन यहाँ पर तो बड़ा एक मूल प्रॉब्लम हो गया क्या, लैंग्वेज में डिफ्रेंसिएशन आ रहा है। अब इतना लैंग्वेज में डिफरेंस होने के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ बिंग डिफ्रेंसिएशन, ये सब डिफ्रेंसिएशन ही है क्योंकि लैंग्वेज एक है ही नहीं, सबका लैंग्वेज अलग है। लेकिन तब भी क्या है, वो सब लोग एक है। ये कैसे होगा, नहीं हम इसी को पढ़ेंगे। ये तो मैंने लिख दिया, ये कैसे होगा, तो अब मैं ये तो लिख दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म को जो असिस्ट करने वाला फैक्टर है हम वो पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो हैप्सबर्ग एम्पायर के बारे में मैंने पढ़ा और मैंने ये बोल दिया कि ये कहाँ कहाँ पर कौन से भाषा बोलने वाले लोग थे, विच लैंग्वेज वॉज स्पोकन बाई द पीपल। हमने लिख दिया मोटे तौर पर, वहाँ पर लिख दिया कि कहाँ कहाँ के आदमी क्या क्या पढ़ते, मतलब किस भाषा में बात करते थे। तो सर इंटीग्रिटी डेवलप होने के लिए सबसे मूल चीज़ क्या है, जो बेसिक चीज़ क्या है, कम्युनिकेशन होना चाहिए, लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज तो अलग अलग है सबका, तो फिर इंटीग्रिटी कैसे डेवलप होगा। तो इंटीग्रिटी डेवलप नहीं होगा तो क्या बात है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द एलिमेंट्स और द फैक्टर्स which assisted in nationalism। नेशनलिज्म को असिस्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर वहाँ पर है, तो कुछ तो फैक्टर ऐसा रहा होगा कि जो डिफ्रेंसिएशन इतना है, मतलब भाषा अलग है, लोगों का लाइफ स्टाइल अलग है, तब भी एक है। जैसे मैं अपने भारत की बात करता हूँ, भारत में इतने स्टेट हैं, इतने अलग अलग लोगों का लाइफ स्टाइल है, लोगों का लैंग्वेज भी अलग है, लोगों का विचार भी अलग है, लोगों का लाइफ स्टाइल भी अलग है, मतलब सब कुछ इतना डिफरेंस है, लेकिन तब भी सब क्या यूनाइट है। इंडिया एक इंटीग्रेटेड है ना, इंडिया एक, इंडिया में बोलता हूँ इतने, इंडिया का मतलब कि ये सब यूनियन टेरिटरी और जितने भी स्टेट है सबको मिला करके मैं इंडिया बोलता हूँ। तो ये इतना अलग अलग क्या है, डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन तब भी क्या है, इंटीग्रेटेड है। मतलब ये क्या बात रहा होगा, क्या ऐसा रहा कि इंटीग्रेटेड सब है, सब अलग हो जाता। जब अलग किसी का भाषा नहीं मिल रहा है या किसी का लाइफ स्टाइल अलग है तो सब अपना अपना अलग हो जाता है। लेकिन फैक्टर विच असिस्टेड इन नेशनलिज्म वो था, सबसे पहला फैक्टर ये आता है कि सबसे पहला फैक्टर एलिगेंस टुवर्ड्स द अथॉरिटी। लेकिन हम अगर नेशनलिज्म पढ़ेंगे यूरोप का तो वहाँ पे लिखेंगे एलिगेंस टुवर्ड्स द किंग, मतलब वहाँ पे राजा, मतलब मैं वहाँ पे बोल रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसको समझाने लगूँ सिर्फ नेशनलिज्म को, अपने राष्ट्र की बात में, जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला, ये क्या है, इतना लैंग्वेज अलग होने के बावजूद, सारा चीज़ डिफरेंट होने के बावजूद भी, कि क्यों सब लोग एक है, नहीं तो ये एक इसलिए है क्योंकि एलिगेंस है टुवर्ड्स द किंग, राजा के प्रति निष्ठा। मतलब यूरोप में हमने क्या बोला, यूरोप के बारे में जो लिखा, टिरोल, सुडेटेनलैंड, बोहेमिया मैंने लिखा, वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज बोला जाता था। लोम्बार्डी, वेनेशिया में क्या बोला जाता, इटालवी भाषा बोला जाता, इटालियन लैंग्वेज बोला जाता। फिर हंगरी में मैंने बोला कि वहाँ पे मैग्यार भाषा बोला जाता था। तो मतलब लैंग्वेज अलग है, लेकिन क्या है, लेकिन मतलब उतना लैंग्वेज अलग अलग है,
उस राष्ट्र में, मतलब वो जो सेंट्रल यूरोप है और जो सेंट्रल यूरोप है और सेंट्रल यूरोप के बाद जो ईस्टर्न यूरोप है, वहाँ पे अलग अलग भाषा के बोल, अलग अलग लैंग्वेज को स्पीक करने वाले लोग वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन तब भी एक है। क्या, क्यों एक है? क्योंकि एलिगेंस टुवर्ड्स द किंग, राजा के प्रति निष्ठा है। जैसे मेरा देश एक है, क्यों? कि एलिगेंस टुवर्ड्स अथॉरिटी, एलिगेंस टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति निष्ठा है। या अपने राष्ट्र के एलिगेंस टुवर्ड्स द नेशन, राष्ट्र के प्रति निष्ठा है। मतलब एक निष्ठा की जो शब्द है ना एलिगेंस, वो क्या करता है? सबको एक रखा हुआ। नहीं, दूसरा चीज आता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी किसी न किसी वे से नेशनलिज्म को क्या किया है? ये असिस्ट किया है। कैसे? इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेफिनेशन हम क्या जानते हैं कि मोटे तौर पर इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब कि इंडस्ट्री को लार्ज स्केल पे सेटअप है, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री ऑन लार्ज स्केल, मतलब इंडस्ट्री को बड़े पैमाना पर सेटअप करना इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। तो अब ये कैसे, अब ये बात यहाँ पर आ गया कि ये लगता होगा बड़ा, मतलब ये तो सर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप, कैसे? तो नेशनलिज्म सर, नेशनलिज्म का क्या, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे असिस्ट करेगा? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को ऐसे करेगा कि सबसे पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो दो हम टर्म पहले अभी समझेंगे, एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है डेवलपमेंट, और एक टर्म होता है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी ऐसे तो देखने में ये सब लगता है दोनों एक दूसरे का क्या है? कंप्लीमेंट्री है, नहीं एक दूसरे को पूरा, दोनों एक ही शब्द लग रहा है। डेवलपमेंट का मतलब ये विकास ही होता है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि होता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है या नया बात कौन सा लिख दिए हम? इसमें ये बात है, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो देखो प्रॉस्पेरिटी हम ये समझ रहे हैं कि डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि जितने भी डायमेंशन है सब डायमेंशन में क्या हो? इंक्रीमेंट होना। ऑल द डायमेंशन देयर इज इनहेंसमेंट इन ऑल द डायमेंशन, लाइक एस डायमेंशन मीन्स क्या? सब डायमेंशन में क्या? वृद्धि होना, इंक्रीमेंट होना, वो डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे पॉलिटिकल, ठीक है, मतलब राजनीतिक रूप से वो आदमी क्या हो? राजनीतिक रूप से उसमें वृद्धि हुआ तो डेवलपमेंट हुआ, या मतलब पॉलिटिकल रूप से हुआ, या इकोनॉमिक रूप से हुआ, या वहाँ पर इंटेलेक्चुअल रूप से हुआ, बौद्धिक रूप से हुआ, या सोशल रूप से हुआ, सामाजिक रूप से हुआ। तो वो डेवलपमेंट की जब भी बात आएगा तो वो हर एक एस्पेक्ट को टच कर रहा है। दे आर टचिंग द ऑल द डायमेंशन, देर इज ए ग्रोथ इन ऑल द डायमेंशन। मतलब कौन कौन सा डायमेंशन मैंने बोला यहाँ पर? तो डायमेंशन मैंने अभी बोला क्या कि मोटे तौर पर एक पॉलिटिकल मैंने बोल दिया, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक रूप से वो उसमें वृद्धि हुआ, राजनीतिक डायमेंशन में वृद्धि हुआ। फिर मैंने बोला इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, फिर सोशल हो गया, मतलब सामाजिक रूप से वृद्धि हो गया। फिर मैंने बोला इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल मैंने बोला, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन में वृद्धि होना, ये डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जब प्रॉस्पेरिटी की बात आती है तो वहाँ पर क्या होता है कि स्पेसिफिक किसी एक चीज़ में वृद्धि होता है। नहीं, जब हम समृद्धि की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि वो आदमी प्रॉस्पेरस हो गया, तो मतलब एक चीज़ उसका बढ़ गया। क्या बढ़ जाएगा? या तो आदमी का पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकली वो आदमी प्रॉस्पेरस हो गया। इट मीन्स दैट कि प्रॉस्पेरिटी का मतलब कोई एक चीज़ बढ़ रहा है, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब उसका हर एक डायमेंशन बढ़ रहा है। मतलब पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, वो हर एक चीज़ वहाँ पे बढ़ रहा है। और प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये हो गया कि प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये होता है कि उसका मतलब कोई एक चीज़ बढ़ रहा है, एक चीज़ बढ़ रहा है। कितनी स्टेट क्या कि अगर उसका पावर बढ़ रहा है, इसका संपत्ति बढ़ रहा है, या उसका डेजिग्नेशन बढ़ रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, मतलब कोई एक चीज़ बढ़ रहा है। नहीं, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ में वृद्धि होना, किसी एक चीज़ में ग्रोथ होना, ये डेवलपमेंट होता है। और ये हम दो टर्म समझ लिए। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को मैं समझ रहा हूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेफिनेशन तो मैं बता दिया, मतलब इंडस्ट्री को लार्ज स्केल पे सेटअप करना इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो वहाँ पे क्या होगा? प्रॉस्पेरिटी आएगा कि डेवलपमेंट आएगा? तो डेवलपमेंट आएगा, ऑब्वियस है, क्योंकि हर एक क्योंकि जब भी कहीं पर इंडस्ट्री सेटअप होगा तो रोड कनेक्टिविटी अच्छा होगा, लोगों का लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, इकोनॉमिक चेंजिंग आ जाएगा, इकोनॉमिकली आदमी मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट होगा तो उसके कारण क्या होगा? लोग क्या होंगे? जुड़ेंगे। डेवलपमेंट होगा तो लोग जुड़ेंगे, सीधी बात है कि जब मार्केट बसेगा, मतलब इंडस्ट्री सेटअप हुआ तो डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? मैंने बोला कि अलग अलग जितने भी वहाँ पे चीज़ है वो सारा का सारा चीज़ वहाँ पे क्या होगा कि सारे के सारे चीज़ में वृद्धि होगा। तो एक दूसरे को क्या करें? वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होगा तो उसके कारण एक दूसरे से कोई आदमी जुड़ेगा,
नहीं, जब एक दूसरे से आदमी जुड़ेगा तो जुड़ने के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ तो डेवलपमेंट का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि हर एक डायमेंशन में वृद्धि हुआ, राजनीतिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर एक रूप से उसमें वृद्धि आया। उसके कारण वो सब लिंकअप हुआ और वो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन भी क्या किया, नेशनलिज्म को बढ़ावा। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, मैंने बार बार बोला, नेशनलिज्म का सीधा सीधा मतलब मैं समझू इट इज ए काइंड ऑफ, इट इज ए स्पिरिट ऑफ इंटीग्रिटी। मतलब अगर मैं सीधे बोलूँ कि ये क्या है, नेशनलिज्म क्या है, इट इज ए स्पिरिट ऑफ इंटीग्रिटी, मतलब एक एकता की भावना है। तो ये एक कर रहा है कि नहीं, ये भी तो है यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ये भी डेवलप कर रहा है क्या, स्पिरिट ऑफ इंटीग्रिटी को ही तो डेवलप कर रहा है। कैसे डेवलप तो हुआ, वहाँ स्पिरिट ऑफ इंटीग्रिटी को डेवलप कर रहा है, मतलब यहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो कनेक्टिविटी अच्छा होगा, लोगों का जीवन शैली अच्छा हो जाएगा, लोगों का लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा, ये सारा चीज़ होगा तो उसके कारण क्या होगा, वो मतलब वो नेशनलिज्म को असिस्ट करने वाले, ये भी फैक्टर वहाँ पे बन गया। तीसरा फैक्टर आता है रोमांटिसिज्म, रूमानीवाद। रोमांटिसिज्म ये होता है रूमानीवाद, नहीं तो रूमानीवाद में क्या होता है कि जब कोई मतलब कोई ये रूमानीवाद, रोमांटिसिज्म मतलब रूमानीवाद होता है कि पीपल्स आर फीलिंग देमसेल्फ इंटीग्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर बाय टेकिंग असिस्टेंस ऑफ कल्चर, लिटरेचर, आर्ट, सिनेमा, नहीं ये सारा चीज़ के सहारा लेकर के बाय टेकिंग असिस्टेंस ऑफ आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, सॉन्ग, ट्रेडिशन, कस्टम्स, ये इतना सारा चीज़ को ले करके जब लोग एकता फील करते हैं, मतलब सिनेमा मैंने बोला, आर्ट्स बोला, मतलब सिनेमा हुआ, आर्ट हुआ, लिटरेचर हुआ, सॉन्ग हुआ, इस कल्चर हुआ, ट्रेडिशन हुआ, कस्टम्स हुआ, ये सारे चीज़ को ले करके लोगों में अपने आप को एक फील करते हैं, लोग एक होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि रोमांटिसिज्म भी एक प्रकार का क्या वो भावना है कि जैसे कि कोई मूवी हम देखते हैं तो मूवी देखते देखते कोई ऐसा कैरेक्टर उसमें दिख जाता है जो मेरे कैरेक्टर से मैच कर रहा है, या तुरंत हम कंसोल करने लगते हैं, या लोगों के प्रति तुरंत सिंपैथी आ जाता है, सहानुभूति आ जाता है कि, या आँख से कभी कभी आंसू भी आ जाता है, इतने ज़्यादा आदमी सेंटिमेंटल हो जाते हैं। तो ये रोमांटिसिज्म हुआ, वो एक मतलब वो हमको क्या किया, वो मूवी हम देख रहे हैं जबकि वो बोल दिया जाता है पहले कि ऑल द इंसिडेंट्स एंड द कैरेक्टर्स विच आर शोइंग इन द मूवी और इन द सिनेमा आर फिक्सिशियस, वो काल्पनिक है, बोल दिया जाता है कि कल्पना है। अगर कहीं भी कोई ऐसा हो रहा है, किसी का मिल रहा है, तो वो एक प्रकार का कोइंसिडेंस, वो पहले लिख दिया जाता है, डिस्क्लेमर में पहले बता दिया जाता है सूचना में, लेकिन तब भी हम देखते देखते भावुक हो जाते हैं, या हमको लगता है कि नहीं ये कैरेक्टर ऐसे है या हमसे मैच कर रहा है, तो वो हमको जोड़ लिया। तो रोमांटिसिज्म में भी क्या है, वो भी जोड़ लिया हमको, कैसे, सिनेमा के आधार पे, गीत के आधार पे, संगीत के सॉन्ग के आधार पे, आर्ट्स के कोई कला है उसके आधार पे लोग जब एक हो गया, वो ही एक प्रकार का रोमानीवाद या रोमांटिसिज्म कहलाता है। तो ये भी फैक्टर क्या हो गया नेशनलिज्म को डेवलप करने का, मतलब हम ये जितने भी फैक्टर पर क्या कर रहा है कि सबका एक ही काम है कि वो इंटीग्रेट करने का काम कर रहा है, नहीं स्पिरिट ऑफ इंटीग्रिटी डेवलप कर रहा है, नहीं जब स्पिरिट ऑफ इंटीग्रिटी डेवलप कर रहा है तो उसके कारण ये नेशनलिज्म, ये सब स्पिरिट ऑफ इंटीग्रिटी डेवलप कर रहा है, ये सारा चीज़ हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद मुझे पढ़ना है अब पढ़ना है लिबरलिज्म, अब पढ़ना है मुझे लिबरलिज्म के बारे में, ठीक है, और इकोनॉमिक लिबरलिज्म, मतलब दो प्रकार का लिबरलिज्म होता है, तो वो हमको पढ़ना है। अब लिबरलिज्म क्या होता है, तो लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद, नहीं मतलब लिबर्टी, ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड लीवर, जिसका मतलब होता है लिबर्टी या फ्रीडम, जिसका मतलब क्या होता है, लीवर का मतलब होता है फ्रीडम या लिबर्टी, आज़ादी, स्वतंत्रता, ये तो ये लिबरलिज्म जो होता है। और मैंने बोला कि कौन सा लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म की मैंने बात किया। पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब इस समय के जो आदमी थे ना, वो सब ये मांग कर रहे थे कि मुझे अधिकार मिलना चाहिए, वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, राइट टू प्रिजर्व प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति को रक्षा करने का हमको अधिकार मिलना चाहिए। तो ये पॉलिटिकल, ये वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ये हो गया पॉलिटिकल लिबरलिज्म। उसी के आधार पे मतलब ये लोग डिमांड कर रहे थे कि वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब पॉलिटिकल का मतलब क्या, पॉलिटिकल का मतलब पॉलिसी होता है, सीधी सा। पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब कि पॉलिसी में हमको लिबरल होना, लिबरल का मतलब कि वो हर एक के लिए क्या हो, बराबर होना चाहिए,
कुछ भी वहाँ पर हो तो बराबर होना चाहिए। मतलब वहाँ पे वहाँ पे जो डेस्पोटिक मोनार्की चल रहा था, या वहाँ पे जो स्पेशल फैसिलिटी जो मुहैया किया जा रहा था कुछ एलिट क्लास के लोगों को, उसको ख़त्म किया जाए और वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में सब कुछ चले, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा तो सबके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, सब उसके अंदर है, इसलिए ऐसा बोलते थे। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ ये कि वोट देने का अधिकार सबको मिल जाए। नहीं, तीसरा चीज़ संपत्ति रखने का अधिकार, संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार, राइट टू प्रिजर्व द प्रॉपर्टी, ऐसा अधिकार मिले। ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म हो गया। नहीं, इसके बाद आता है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ठीक है, अब ये पढ़ रहे हैं हम इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ये भी ये सब जो हम पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, ये नेशनलिज्म को असिस्ट करने वाले सब फैक्टर ही है, वो इसीलिए मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ अभी। इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मतलब होता है कि आर्थिक रूप से उदारवाद, मतलब आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहाँ के जितने भी व्यापारी था, जितने भी वहाँ के बिजनेसमैन थे, वो ऐसा सोचते थे, समझते थे कि जो व्यापार है ना, जो बिजनेस है ना, वो वहाँ के जो शासक हैं उससे, उसके अधिकार क्षेत्र से, उसके पोजीशन से, उसके स्वामित्व से बिल्कुल अलग होना चाहिए। मतलब वहाँ पे कोई प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। हम फ्री वे में, हम फ्री एंड फेयर वे में, हम पर कोई भी प्रकार का सेंसरशिप, कोई भी हर्डल नहीं हो, कोई अवरोध नहीं होनी चाहिए। हम आसानी से क्या करेंगे, हम इकोनॉमिक नेशनलिज्म, मतलब इकोनॉमिक नेशनलिज्म में वहाँ के बिजनेसमैन ये सोचते थे कि मुझे स्वतंत्रता मिले। क्या करने में स्वतंत्रता मिले, कि जैसे उस समय में सब लोगों में, मतलब व्यापार करने में हमको स्वतंत्रता मिले। उस लोगों में बिजनेसमैन जो भी आदमी थे, उनमें क्या था कि एक प्रकार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो लोग एक ही प्रकार के, मतलब जितनी जगह जाते थे उतने जगह उसको टैक्स पे करना पड़ता था, जिसके कारण जितनी जगह जाने के कारण उतना टैक्स। जैसे कोई आदमी, कोई बिजनेसमैन, एग्जांपल के लिए फॉर इंस्टांसेस हम ले रहा हूँ कि जैसे पटना कोई आदमी आया, कोई बिजनेसमैन, पटना में तो टैक्स दे ही दिया, अब उस आ जाएगा बेगूसराय में या आ जाएगा समस्तीपुर में, तो फिर टैक्स देगा। तो क्या होगा, जब बार बार वो टैक्स देगा तो वो कमोडिटीज़ जो है, जो गुड्स जो है, जो बेचने वो आया है, जो मैन्युफैक्चर करके रखा हुआ, वो तो क्या करेगा, बेनिफिट अपना लेगा, तब वो मार्केट में बेचेगा तो वो महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो फिर प्रॉफिट उसको क्या होगा, नहीं होगा। अब प्रॉफिट क्यों नहीं होगा, क्योंकि महंगा हो जाएगा। तो जब महंगा सामान ज़्यादा हो जाएगा, जब ज़्यादा वो कमोडिटी ज़्यादा महंगा हो गया, कॉस्टली हो जाएगा, तो लोग परचेज ही नहीं करेंगे। परचेज नहीं करेंगे तो जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो भी नहीं होगा, तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो एक प्रकार का दिक्कत वहाँ पर जो बिजनेसमैन है उनको ये आ रहा था। इसीलिए वहाँ पर क्या किया गया, पर्शिया के लीडरशिप में, अंडर द लीडरशिप ऑफ पर्शिया, वहाँ पर एक प्रकार का 1834 में एक मतलब हम ऐसा कहें कि वो एक टैक्स यूनियन बना दिया, जिसका नाम रखा वो जोल्वेराइन। जोल्वेराइन मतलब शुल्क संघ हो गया, कि मतलब एक ऐसा संघ हो गया, मतलब टैक्स लेने का, टैक्स जमा करने के लिए, मतलब सब व्यापारी जाएंगे एक जगह टैक्स दे देंगे, उसके बाद बार बार उनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो और जो पर्शिया के नेतृत्व में 1834 में टैक्स यूनियन बन गया, जिसका नाम रखा गया जोल्वेराइन। तो ये भी एक प्रकार का इंटीग्रिटी डेवलप हो गया। और उसमें भी क्या कि बहुत सारे, मतलब सब व्यापारी जाकर के एक ही जगह टैक्स अब पे करना पड़ता था, बार बार टैक्स जो पे करना पड़ता था उससे बच गए। और ये इस सब के कारण क्या हो गया, एक प्रकार के, जब भी एक प्रकार का यूनियन बना, तो जब भी यूनियन बना तो यूनियन का क्या मतलब होता है, लोग वहाँ पर एक होंगे, यूनियन का मतलब संघ होता है। और जब एक होंगे तो अपना कुछ न कुछ विचार व्यक्त करेंगे। जब भी जिस जगह पे यूनियन बनेगा, जिस जगह पे लोग असेंबल होंगे, वहाँ पे अपना विचार रखेंगे, देखो ये ठीक नहीं चल रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है। उसके कारण एक प्रकार का सेंस ऑफ, इस प्रकार का स्पिरिट ऑफ इंटीग्रिटी डेवलप हो जाता है अचानक से। स्कूल में ही 10, 20, 25 बच्चे या 50 बच्चे एक जगह डेवलप होते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, जो पॉलिसी है स्कूल का या कोई बात कहीं का है, वो उठा लेते हैं, उस टॉपिक पे चर्चा करना शुरू कर देते हैं। क्यों, वहाँ पर एक प्रकार जब ये गैदरेशन होगा 10, 20, जब ये 2 and more than 2% एक जगह गैदर होंगे, बस देयर इज ए स्टार्टिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ व्यू एंड द पीपल्स विल स्टार्ट्स ऑफ डिलीवरिंग देयर ऑन ओपिनियन। अपना ओपिनियन वो देना शुरू कर देंगे। जिस वो ओपिनियन देना बहुत अच्छी बात है। तो ये यूनियन जो बना है, यूनियन का मतलब कि वो जो जितने बिजनेसमैन हैं वो सब एक जगह, अब तो टैक्स पे करने तो कम से कम आएंगे, वहाँ आएंगे तो वो अपना विचार दूसरे को देंगे, दूसरा बिजनेसमैन उनको विचार देगा, उसके कारण वहाँ पे ड्यू टू विच देयर इज ए डेवलपमेंट ऑफ ए स्पिरिट ऑफ इंटीग्रिटी आ जाएगा। नहीं, तो ये हो गया, ये भी असिस्ट करने वाला कारक हो गया नेशनलिज्म को कारक, नहीं ये फैक्टर हो गया। ये हमने इसको पढ़ लिया, नेशनलिज्म के बारे में मैंने इतना पढ़ लिया। अब मुझे जो पढ़ना है वो पढ़ना है मुझे
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्सिज्म, ठीक है। अब मेरा रियल चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। अब मेरा रियल चैप्टर शुरू होता है। अब हम पढ़ेंगे कि हम और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्सिज्म पढ़ रहे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्सिज्म नहीं, तो ऑर्थोडॉक्सिज्म का स्थापना। देखिए ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, ऑर्थोडॉक्सिज्म का क्या मतलब होता है। अब फिर ये आइसम लग गया, इसका मतलब बहुत सारे आदमी इसको मानने वाले हो जाएंगे नहीं। तो ऑर्थोडॉक्सिज्म का मतलब हो गया या कंजर्वेटिव। ऑर्थोडॉक्सिज्म को बोले हम दूसरे शब्दों में कंजर्वेटिव, मतलब द पीपल हु बिलीव या द ग्रुप ऑफ पीपल्स या मेनी पीपल हु बिलीव दैट द एग्जिस्टिंग सिचुएशन और द प्रिवेलिंग सिचुएशन शुड बी कंटिन्यू, नो एनी काइंड्स ऑफ चेंजिंग शुड बी टेक्स प्लेस, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड्स ऑफ चेंजिंग इन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। जैसे हमारे यहाँ, जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे यहाँ कोई जो यंगर जो ओल्ड एज आदमी है, जो बुजुर्ग आदमी है, वो ओल्ड पीपल है, वो ओल्ड आदमी क्या करेंगे, बूढ़े आदमी क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ सोसाइटी में जो भी चीज़ चल रहा है नहीं, वो क्या करते हैं, उस मॉडिफिकेशन करने देना नहीं चाहते नहीं। तो यही बात मैं पढ़ रहा हूँ अभी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्सिज्म के बारे में। उस समय मैटरनिक क्या करता, मैटरनिक ने क्या किया वहाँ पर कि जो पुरानी व्यवस्था चल रहा था, मतलब जो पुरानी ऑर्थोडॉक्सिज्म का मतलब ये होता है कि जो पुरानी व्यवस्था को मेंटेन रखे। तो जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही, पुरानी व्यवस्था क्या चली आ रही थी वहाँ पर, पुरानी व्यवस्था में चला आ रहा था कि मोनार्किज्म चला था, राजशाही, उसमें भी क्या डेस्पोटिक मोनार्की। तो मैटरनिक हमेशा से चाह रहा था ये मेंटेन रहे, मतलब इसमें चेंजिंग नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं आना चाहिए, संविधान नहीं आना चाहिए, मतलब उसमें चेंजिंग नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए मैटरनिक का अपना स्टेटमेंट भी था कि मतलब उसका एक मोटो बना रखा था कि शासन करो और कोई परिवर्तन नहीं होने दो, ठीक है। गवर्न एंड लेट नो एनी काइंड्स ऑफ, मतलब एंड उसको मैं ऐसे स्टेटमेंट बोलूँ कि गवर्न मतलब शासन करो, गवर्न एंड नोट नो एनी काइंड्स ऑफ चेंजिंग शुड बी टेक्स प्लेस, वी हैव टू मेंटेन देम। जो भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको मेंटेन करना, शासन करो और कोई भी परिवर्तन नहीं होने दो नहीं। ये हो गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्सिज्म। ऑर्थोडॉक्सिज्म हो गया ये